हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पास करो टेस्ट पर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 13। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं उत्तराखंड की गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में से। तो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। और जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हम वीडियो को पूरा देखते हैं, सारे क्वेश्चंस देखते हैं, तो गुड चांसेस कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया और आपने वो सही कर दिया। आपका स्कोर बढ़ गया। एक एक दो दो नंबर से रैंक काफ़ी ऊपर या नीचे चली जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अघोष वर्ण है? य, स, अ या फिर व। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? और सही उत्तर क्या है? अघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, स और स अघोष होते हैं। स एक ऊष्म व्यंजन होने के साथ साथ अघोष भी है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, स, ल या ह। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? चलो पहले हम ऊष्म व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर निकलती है, जिसमें गर्मी या ऊष्मा का अनुभव होता है। आप बता सकते हो कौन सा है? तो हिंदी में श, स और स और साथ में ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो अब इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन सी, ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तालव्य वर्ण नहीं है? श, स, च या झ। अब तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी में जो वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया वो काफी वैज्ञानिक है कि उनका उच्चारण करते समय हम मुख के कौन से हिस्से का प्रयोग करते हैं, कैसे हवा निकलती है, इस तरह से। तो अब तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? तालव्य वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के तालु से स्पर्श करने पर होता है। च वर्ग जो होता है ना, च, छ, ज, झ, य और इसके साथ साथ य, श, ये भी तालव्य वर्ण है। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है, ये वाला श, ये मूर्धन्य वर्ण है। इसका उच्चारण मूर्धा यानी कठोर तालु का जो अगला भाग होता है उससे होता है। तो ये वाला ऑप्शन बी, ये तालव्य वर्ण नहीं है। प्रश्न 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वर ध्वनि है? ए अनुनासिक, बी अनुस्वार, सी विसर्ग और डी पचमाक्षर। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुनासिक। स्वर ध्वनियां क्या होती हैं? स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। और अनुनासिक स्वरों का एक गुण है जहां उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं अयोग व ध्वनियां हैं जो न तो पूर्णतः स्वर होती हैं और न ही पूर्णतः व्यंजन। पचमाक्षर क्या होते हैं? पचमाक्षर व्यंजनों के वर्गों के 5वें वर्ण होते हैं, जैसे ड़, य, ण, न, म। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुनासिक। 5वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है? ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो भाई इनमें से जो सही स्पेलिंग है ना वो ऑप्शन सी की है। इसमें आधा त भी है और ये आधा न भी है। हिंदी में जब हम कागज पर लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो इस आधे न को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। चलो, छठा क्वेश्चन है,
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली में कहाँ शब्द की व्याकरणिक कोटि है? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण? क्या होगा? ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। और क्रिया विशेषण क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कहाँ शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये बता रहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कहाँ यानी किस हद तक तुलनात्मक रूप से जो अंतर है वो दिखाया जा रहा है कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यहाँ स्थान और स्थिति की तुलनात्मक विशेषता को दर्शाया गया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कब होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं कि जैसे वह कहाँ गया, तब होता है ये प्रश्नवाचक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब इस वाक्य से आप सहमत हैं नहीं है वो एक अलग बात है, हमने प्रश्न का उत्तर देना है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द कृष्ण है। इसमें जो कृष्ण शब्द है वो किस तरह का संज्ञा शब्द है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द कृष्ण है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी गुणवाचक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। क्यों होगा वो बताता हूँ। वैसे तो कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए सामान्यतः एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति यानी भगवान के लिए ये नाम है। लेकिन इस वाक्य में इसका प्रयोग गांधी के गुणों की समानता दिखाने के लिए किया गया है। जैसे कृष्ण एक मार्गदर्शक, नेता या संकट मोचक थे, तो इस संदर्भ में जो है ना वो कृष्ण का प्रयोग किसी गुणों वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? तो से, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ ना, तो कौन सी होगी? ऑप्शन सी अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह से होता है और ये अलग होने, अलगाव होने, तुलना या डर का भाव दर्शाता है। तो यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पंडिताई, ऑप्शन बी पंडिताउपन, सी पांडित्य या डी पड़ा। पड़ा नहीं होना चाहिए था, पंडा होना चाहिए था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा यही ऑप्शन डी पंडा। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? देखो हर उत्तर के साथ एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, तभी वो उत्तर याद भी रहता है। भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जो किसी भाव, गुण, दशा का बोध कराती हैं। जैसे पंडिताई, पंडिताउपन या पांडित्य, तीनों पंडित से बनी भाववाचक संज्ञाएं जो विद्वता या पंडित होने के गुण को दर्शाती हैं। जबकि पंडा एक क्रिया, पंडा जैसे होता है वो एक क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, वो तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कभी ये तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पर जो मिलते हैं वो पंडा होते हैं, उनको बोलते हैं। और अगर ये यहाँ पर जैसे मैंने तो बिंदी लगा दी है, अगर ये नीचे लगी होती, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में करेक्शन अगर होती पढ़ा, तो पढ़ा तो फिर किसी भी तरह से भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती थी। तो दोनों ही तरह से जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। लोटा संज्ञा पद का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लोटी, लूटी, लाटी, लुटिया। चलो ये तो आपको पता ही है, क्या होगा? ऑप्शन डी लुटिया। आप भले तो जग भला वाक्य में सर्वनाम शब्द आप है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संयुक्त, निश्चयवाचक। संयुक्त में यहाँ पर चंद्र बिंदु मिसिंग है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा ये जो आप है ये होगा
निजवाचक, क्योंकि अपने बारे में बात हो रही है। आप शब्द का प्रयोग जब स्वयं या खुद के लिए किया जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ आप का अर्थ क्या है? स्वयं, कि अगर आप स्वयं अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। इसी तरह तो इस मुहावरे का प्रयोग होता है ना, तो ये निजवाचक होगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है। वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? तो भाई यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अधिकरण अधिकरण कारक क्रिया के स्थान या आधार का बोध कराता है। इसका चिन्ह में या पर होता है। या तो क्या होगा? में या फिर पर। तो जहाँ यहाँ जगह भी है जैसे, तो जगह भी क्या कर रही है? स्थान को दर्शा रही है। यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ ना जगह का, तो ये भी स्थान को दर्शा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। काश आज वर्षा होती। वाक्य में काश कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, विस्मयादि बोधक या प्रश्न बोधक? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक। काश शब्द इच्छा, आशा या विस्मय का भाव व्यक्त करता और वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता, तो इसलिए विस्मयादि बोधक निपात होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम शब्द छांटिए। अब ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में आपके चैनल पास करो टेस्ट पर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तत्सम शब्द जो संस्कृत में से लिए गए हैं और ऐसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं वो तत्सम, और जिनका थोड़ा सा रूप बदल गया है बोलचाल की हिंदी में हम जिनको प्रयोग करते हैं वो हो जाते हैं फिर तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा, यानी कि जो संस्कृत के अपने रूप के उसी रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो है ऑप्शन सी, भक्त। और भक्त का जो तद्भव होगा वो होगा भगत। अच्छा, और ये चोंच, इनके तत्सम शब्द क्या होंगे? चलो इनके ये तो तद्भव है ना, ये तीनों तो तद्भव हैं, ए, बी और डी। तो इनका तत्सम रूप क्या होगा? चोंच का क्या होगा तत्सम रूप? चोंच का तत्सम रूप होगा चंचू। ठीक। और हल्दी का क्या होगा? हल्दी का होता है हरिद्रा। हरिद्रा, हरिद्रा। और ये तो हमारा वही है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है भगत। अच्छा, डी, ये खीर। खीर का तत्सम क्या होता है? खीर का तत्सम होता है क्षीर। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द है, ये इसका तद्भव रूप है। चलो अब चलते हैं, अब हमें तद्भव शब्द छांटना है। तो अभी तत्सम तद्भव को तो बताने की जरूरत नहीं है कि हमने अभी वो किया ही था। तो इनमें से तद्भव शब्द छांटना है। खरपर, गोमय, सूची और चौकी। तो ये जो अक्षर हैं, मतलब ये जो शब्द हैं, इनको आप पढ़ोगे ना तो कई बार पढ़ने से ही पता चल जाता है कि जो थोड़े से हमें नए से लगते हैं और जो संस्कृत के होते हैं वो थोड़े मात्राएं उनमें अलग प्रकार की होती हैं। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो खुद ही सबकॉन्शियसली इनका आप उत्तर देने लगोगे। ऐसा नहीं कि 100% ही ठीक, लेकिन अक्सर आप सही उत्तर दे दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, चौकी, ये तद्भव शब्द है। अच्छा, अब चलो इनका वो भी कर लेते हैं। खरपर का तद्भव रूप क्या होगा? ये तो तत्सम है, इसका तद्भव रूप होगा खप्पर। ठीक, और गोमय का क्या होगा? पढ़ लिया आपने? गोबर। अच्छा, सूची का? सूची का होगा सुई। ठीक, और
इसका ये तो तद्भव शब्द है चौकी, इसका तत्सम क्या होगा? देखो अब इसका तत्सम यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसका तत्सम होगा आधा सा लिखना था, 1 मिनट, पहले आधा सा आएगा। चतुष्पादिका, ये इसका तत्सम रूप होता है। तो ठीक है भाई, इसका तद्भव रूप ही प्रयोग कर लेते हैं, चूंकि वो बोलने में आसान है। तो इसीलिए ये जो है संस्कृत से आसानी से जो जिनका हम उच्चारण कर सकें इस रूप में आ गए हैं। 16वां प्रश्न है, व्याकरण शब्द में कितने अक्षर हैं? तो इनको लिख के देख लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करके भी देखें या किसी भी तरह से देखें। वि जमा आ क र ये और अणा, या अगर हम ऐसे भी लिखें कि आधा व जमा या और फिर ये क र और अणा, तो 5 बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग और प्रत्यय का भी वीडियो आ चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अधिकार, अध्यादेश, अधिकतर, अध्यक्ष, कौन सा होगा इसमें जो अधि से नहीं बना है? वो है ऑप्शन सी, अधिकतर, क्योंकि इसमें ये किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है अधिकतर, और बाकी में तो अधि ये वाला जो लगा है इसमें, जैसे यहाँ पर तो दिख ही रहा है अधि, और यहाँ पर अधि जमा आदेश, यहाँ अधि जमा अक्ष यानी अध्यक्ष। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। दूहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। रा, आ, अरा, हरा, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? यहाँ पर है ऑप्शन डी, हरा। कैसे? एक तो पहले प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और दोहरा का मतलब यानी कि यहाँ पर 2 जमा हरा यानी कि 2 गुना। तो इसमें इसी तरह से जैसे एक हरा, तिहरा ये लगते हैं ना, तो 2 में लगा तो दोहरा, दोहरा बन गया फिर उससे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अन्वय शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि? अन्वय शब्द में कौन सी है? ऑप्शन सी, यण संधि है। इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु जमा आए। ठीक, यहाँ पर क्या है? उ, यहाँ पर ये लग रहा है अनु में, और इधर पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर अ है, तो फिर इनको मिलाकर क्या बन गया है? व बन गया है। तो इसलिए ये यण संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है कष्ट, सुषुप्ति, निश्चल या दुष्कर। अब व्यंजन संधि के तो यहाँ पर 2 उदाहरण मिल गए हैं। देखो इसमें ऑप्शन ए कष्ट और बी सुषुप्ति दोनों ही इसके उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि निश्चल तो वो हो गया विसर्ग संधि, और दुष्कर भी विसर्ग संधि हो गया। देखो निश्चल कैसे बनेगा? नि जमा छल, तो यहाँ पर ये विसर्ग लगा हुआ ना, तो ये तो विसर्ग संधि है। इसी तरह से दुष्कर,
दुष्कर कैसे बनेगा, इसको एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर दुष्कर ऐसे बनेगा, दु जमा कर, तो ये भी विसर्ग संधि हो गई। और कष्ट कैसे बनता है, कश जमा ट। और सुषुप्ति कैसे बनता है, सु जमा आधा प और फिर यहाँ पर त। तो ये दोनों ही मुझे व्यंजन संधि के उदाहरण लगते हैं, इसमें से कोई सा भी उत्तर आप दे सकते हो। और अगर एक ही देना तो बेस्ट आंसर फिर बी सुषुप्ति को दे देते हैं। चलो अगला, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है। तो भाई रसोई घर में ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा जो पद है वो वाला प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसे रसोई का घर होता है ना, तो दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह है वो लोप हो गया। रसोई घर का विग्रह रसोई के लिए घर या रसोई का घर होता, तो यहाँ पर के लिए हट गया है। तत्पुरुष समास ऑप्शन बी इसका फिर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं और उनके बीच में या और जैसे संयुक्त शब्दों का जो होते हैं वो हट जाते हैं, जैसे दाल और रोटी, पति और पत्नी, गाय और बैल, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये तो सारे दाल और रोटी, पति और पत्नी, गाय और बैल, ये तो हो गए द्वंद्व समास। लेकिन रातों रात, रात और रात नहीं, ये नहीं बनता। तो ऑप्शन सी रातों रात इसका सही उत्तर होगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। वह आता होगा वाक्य का सही काल निर्धारण कौन सा है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण भूत, संभाव्य वर्तमान या फिर संदिग्ध वर्तमान। तो अलग अलग इसकी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान में होने में संदेह व्यक्त किया जाता है। वह आता होगा से यह प्रतीत होता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, लेकिन इसकी निश्चितता पर संदेह है। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि संदिग्धता है, तो ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। अब लेते हैं 24वां प्रश्न। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजी अमंगल मंगल राशि। इस छंद में प्रयुक्त दो खड़ी पाई, ये जो दो खड़ी पाई हैं इस तरह की, ये चिन्ह किसका सूचक है, अर्धविराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विश्राम या फिर ऑप्शन डी विलंब चिन्ह। तो ये जो दो खड़ी पाई होती है किसका होता है, ये होता है ऑप्शन सी पूर्ण विश्राम का। पूर्ण विश्राम कैसे, कि जैसे अब ये छंद पूरा हो गया है, तो छंद के चरण के अंत में ये खड़ी पाई का प्रयोग, इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पूर्ण विश्राम ये यति होती है, कविता में एक पंक्ति या चरण के पूरा होने का ये संकेत देता है। जो पूर्ण विराम, जैसे पूर्ण विराम की एक ही ऐसे सीधी लाइन खड़ी लाइन होती है ना, तो ये उससे ज्यादा, उससे अधिक गहरा ठहराव का इशारा करता है, तो ये पूर्ण विश्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राची का विलोम शब्द है, ए उदीची, बी प्रतीची, सी प्रत्यूषी या डी समीची। तो जी यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राची का विलोम शब्द होगा प्रतीची। प्राची का जो अर्थ होता है वो होता है, प्राची का मतलब, इसका मतलब होता है पूर्व,
ठीक। और फिर प्राची का विलोम आप समझ ही गए होंगे कि प्राची का विलोम प्रतीचि, और प्रतीचि का अर्थ क्या होगा? पश्चिम दिशा। ठीक, तो ये इसका विलोम हो गया। उदीची का क्या मतलब होता है? उत्तर दिशा होता है। प्रत्यूषी का क्या मतलब होता है? प्रत्यूषी का मतलब होता है भोर या फिर सुबह। चलो इसका भी लिख देते हैं। उदीची का मतलब होता है उत्तर दिशा। और समीची को क्यों छोड़ें? समीची का मतलब होता है उचित या सही। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्याह्न का विलोम शब्द है? पूर्वाह्न, अपराह्न, विहान, निशीथ। अब भाई ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के बीएड एग्जाम में आया है, और इसमें मध्याह्न का पूर्वाह्न भी हो सकता है, अपराह्न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मध्याह्न का क्या अर्थ होता है? मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर। दोपहर का विलोम अब आपकी मर्जी पे, सुबह का समय लोगे या दोपहर के बाद का लोगे, कौन सा लोगे? अपराह्न होता है दोपहर के बाद। तो इनमें से विहान का मतलब होता है सुबह या भोर, और निशीथ का मतलब होता है आधी रात। तो दोपहर मतलब आधा दिन, और ये आधी रात निशीथ, ये ले लें। तो इनमें से कोई सा भी ले लो। वैसे इसका विलोम क्या होगा? मध्याह्न, दोपहर का विलोम क्या होता है? दिन का तो रात समझ में आता है। मध्याह्न का मतलब दोपहर का आधी रात कर देते हैं। यही ऑप्शन डी लगा देते हैं, यही सही आंसर होगा। आपके अनुसार अगर कोई और इसका उत्तर इनमें से होना चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? भुवग, विहंग, मतंग और पतंग। तो जी ये होता है इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी, पतंग। भुवग का मतलब सर्प, और ये विहंग का मतलब होता है पक्षी। मतंग का अर्थ होता है हाथी। पतंग का अर्थ होता है सूर्य। अभी 28वां देखो। पति के विदेश गमन से दुखी नारी या नायिका क्या कहलाती है? खंडिता, प्रोषित पतिका, परित्यक्ता या छिन्नमस्ता। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोषित पतिका। और परित्यक्ता का अर्थ होता है जिसको पति ने छोड़ दिया हो। छिन्नमस्ता एक देवी का नाम। खंडिता वह नायिका जिसका पति रात में किसी अन्य स्त्री के पास आया हो, चला गया हो, वो होगा। तो प्रोषित पति का इसका सही उत्तर होगा। 29वां क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इंद्र, इंद्रजीत, सन्यासी, जितेंद्रिय। तो जी ऑप्शन डी, जितेंद्रिय इसका सही उत्तर होगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है 30वां। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है। कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री। देखो अब इनके प्रोनाउंसिएशन में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ध्यान से सुनने पर ही हमें पता चलता है। तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण सही हो तो हम सही उत्तर भी इनमें से आसानी से छांट सकते हैं, और हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कवियत्री। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का मॉक टेस्ट संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा, आपने जो पुराना सीखा है उसका रिवीजन किया होगा, और आने वाले एग्जाम्स में आपको इसका लाभ मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट।